W। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किससे संबंधित होगी। तो अब डी ब्रोगली की इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। एच एक प्लांक नियतांक है जो सभी के लिए समान होगा। वेग इसमें किसी का दिया नहीं है। तो अब जिसका भी भार, अणु भार, ठीक है ना, जिसका भी अणु भार न्यूनतम होगा वो उच्चतम तरंग दैर्घ्य दिखाएगा, लेकिन जिसका अणु भार अधिकतम होगा वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य या मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ दिखाएगा। तो SO2 दिखाएगा न्यूनतम, मिनिमम वेवलेंथ, जबकि इलेक्ट्रॉन दिखाएगा अधिकतम तरंग दैर्घ्य, क्योंकि इसका भार, इसका मास सबसे कम होता है और SO2 का सबसे ज्यादा। अगर इनमें कंपैरिजन, चारों में भी कंपैरिजन करता तो सबसे ज्यादा SO2, फिर CO2, उससे कम नहीं। फिर से बोलता हूं, SO2 न्यूनतम, CO2 थोड़ी ज्यादा, प्रोटॉन और ज्यादा और इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य दिखाए। हम देखते हैं यहां पर आकर अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कौन सी क्वांटम संख्या का समूह उच्चतम ऊर्जा दर्शाता है। तो अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि हम एनर्जी को फाइनली देखते कैसे, एनर्जी को हम देखते कैसे। तो जो एनर्जी है वो N प्लस एल के समानुपाती होती है। जिसके लिए N प्लस एल का योग अधिकतम होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। कभी कभी N और L का योग बराबर आ जाता है। अगर बराबर आ जाए तो ऊर्जा फिर समानुपाती N से देखते हैं। तो हमने देखा 4 प्लस 0 4, 3 और 0 3, ठीक है ना, 3 और 1 4 और 3 और 2 5। तो अब N और L का सबसे ज्यादा योग किसके लिए आया? D का। तो D की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और मिनिमम एनर्जी B की हो जाएगी। अब 4 A और C में से किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? तो दोनों का योग तो बराबर है, तो जिसका N ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर चॉइस लिख देता हूं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो हुई D की। D के बाद आंसर आ जाएगा A के बाद C और C के बाद B। तो इस क्वेश्चन में ये ऊर्जा का क्रम होगा। हमें अपने दिमाग में याद रखना है कि ऊर्जा समानुपाती N प्लस एल। N यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है और L है एजुमेथल क्वांटम संख्या। हम देखेंगे फिर एक तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में वो हमको कहता है इनमें से कौन सा अणु ऐसा है जिसमें दोनों ही प्रकार के बंध पाए जाते हैं, आयोनिक और कोवलेंट। तो जो CH4 है, CH4 में सारे बंध सहसंयोजी होते हैं। हाइड्रोजन में भी सारे बंध सहसंयोजी होते हैं। KCN में क्योंकि K मेटल है और ये आयोनिक यौगिक बनाता है तो K और C के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध होता है। तो इस अणु में सहसंयोजक और आयोनिक दोनों ही बंध पाए जाते हैं, जबकि KCl में केवल आयोनिक बंध पाएगा। यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको बताता हूं। वो ये है कि जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड में आयोनिक सहसंयोजक, आयोनिक सहसंयोजक और कोऑर्डिनेट तीनों प्रकार के बंध पाए जाते। ये 3 बंध सहसंयोजक और ये वाला जो बंध है वो कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया
तो इसके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड, तो 3 सहसंयोजक, एक उपसहसंयोजक और एक आयोनिक बॉन्ड पाया। और एक अणु ऐसा भी है जैसे कॉपर सल्फेट 5H2। कॉपर सल्फेट 5H2 में 4 प्रकार के बंध पाए जाते, ठीक है ना। 4 प्रकार के बंध कौन कौन से होते हैं? पहला आयोनिक, दूसरा सहसंयोजक, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता लग सकती है कि कॉपर सल्फेट 5H2 के सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर 4 होता है। अगर वो हमसे पूछता है कि कॉपर सल्फेट 5H2 में कितने जल के अणु कॉपर से सीधे जुड़े हुए हैं, तो आंसर होगा 4। कॉपर सल्फेट 5H2 में कितने प्रकार के बंध हैं, तो आंसर होगा 4। कॉपर सल्फेट 5H2 गर्म करने पर कितने जल के अणु छोड़ देगा, 4। सिर्फ इसके एक क्वेश्चन का आंसर 1 होता है, और वो है कि अगर हम इसको गर्म करते हैं तो कितने अणु इसके साथ रह जाएंगे। दूसरी बात, इसका रंग नीला है और ये सफेद है, इसका कलर व्हाइट है। अगला क्वेश्चन इसी पे जो बार बार इंपॉर्टेंट है कि कॉपर सल्फेट नीले रंग का दिखता है, तो ये श्वेत प्रकाश में से कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है मुन्सेन व्हील। मुन्सेन व्हील में हम देख सकते हैं कि कौन सा लवण कौन सा कलर दिखाएगा। यहां पर मैं कुछ कलर लिख रहा हूं बेबग्योर, इसमें इंडिगो नहीं है। और ये जैसे वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर पीला है, तो अगर कोई बैंगनी दिखता है तो पीला रंग अवशोषित करेगा। जैसे कॉपर सल्फेट नीला दिखता है तो ये नारंगी रंग को अवशोषित करेगा। फिजिक्स में ये थ्योरी नहीं चलती। फिजिक्स में थ्योरी चलती है कि कोई भी लवण जिस कलर को एमिट करता है उसके अलावा बाकी रंगों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए क्वेश्चन करने के लिए हमको ये केमिस्ट्री वाली थ्योरी को आना ही चाहिए। हम चलते हैं और एक फिर नया क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है 14th फैमिली। क्वेश्चन ये है कि 14th फैमिली में डाई हैलाइड के स्थायित्व का सही क्रम क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको अक्रिय युग्म प्रभाव पता होना चाहिए कि अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। यह अक्रिय युग्म प्रभाव इन 3 एलिमेंट में पाया जाता है, थैलियम, लेड और बिस्मुथ। थैलियम 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसको +3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये +1 ही दिखाता है। लेड जो है वो 4th ग्रुप का एलिमेंट है, तो +4 दिखानी चाहिए, पर स्टेबल +2 होती है। और बिस्मुथ जो है वो 15th फैमिली का मेंबर है, लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ये दिखाता है +3। ठीक है, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ये +3 ही दिखाता है। क्लियर? तो हम चलते हैं देखने के लिए कुछ और क्वेश्चन। अब क्या हुआ कि जो 14th ग्रुप है उसमें +2 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है। जैसे कार्बन +2 ज्यादा कम स्टेबल होगा Si+2 से, और Si+2 कम स्टेबल होगा जर्मेनियम +2 से, और फिर Sn+2, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा लेड+2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इस 4th में आप देख सकते हो कि लेड+2 स्टेबल है, और उसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव इन 3 एलिमेंट में पाया जाता है। ये पी ब्लॉक का एक अच्छा क्वेश्चन है, और आवर्त सारणी में भी ये पूछा जाता है। तो चौथे क्वेश्चन के बाद में हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन को करने के। 5वें क्वेश्चन में वो हमको कहता है कि यहां पर इसने यहां पर हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, और फिर पूछ रहा है कि बताओ इनकी हाइब्रिडाइजेशन का क्रम क्या हो।
अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिक्स फॉर्म में दे रखी है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। तो हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के कुछ तरीके। ओके, तो जो अमोनिया है, अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अमोनिया से 3 हाइड्रोजन अटैच प्लस नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। एक हाइड्रोजन पे एक चार्ज होता है, तो 3 पर 3 चार्ज हो जाएगा, अणु पर आवेश 0 बटा 2 बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4। जब भी 4 संख्या आएगी तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी, और वो है sp3। तो हमने देखा कि एक ही चॉइस में सबसे पहले sp3 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। फिर अब हमें PtCl4 नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होगा, तो PCl5 देख लेते। जब हम PCl5 को देखते हैं तो जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या, PCl5 में जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या होगी 5। इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 5 क्लोरीन पे 5 चार्ज डिवाइडेड बाय 2, तो 5 प्लस 0 बराबर 5। तो ऐसा संकरण होगा जिसमें 5 कक्षक भाग लेंगे, और वो होगी sp3d। तो हमें यहाँ पर ये चॉइस को बदलना पड़ेगा, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका सही आंसर sp3d हो। अब आए BCl3 की जगह, तो 3 क्लोरीन जुड़े हुए प्लस बोरॉन पर 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 3 प्लस 0 बराबर 3, और ये हो जाएगा sp2। तो हमारी बी चॉइस सारी चॉइसों को कर रही है, और जो प्लेटिनियम है वो एक कोऑर्डिनेशन लवण है। ठीक है ना, और प्लेटिनियम के सभी यौगिकों का संकरण हमेशा DsP2 होता है। अगर आप ये इतनी सी लाइन भी याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। हम चलेंगे 6वें क्वेश्चन को देखने के लिए। छठवें क्वेश्चन में कहता है कि सही कूटों का मिलान करो। तो सबसे पहले कहता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इस प्रोसेस में वो जितनी एनर्जी निकालता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमें इसका ये ऑर्डर अगर याद है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, उसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कार्बन। यहां पर आप एक नोट करना कि हर ग्रुप के पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे से कम होती। तो ये तो ज्यादा वाले हैं, और सबसे कम 8वां, और फिर दूसरा, और फिर फर्स्ट नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन की सबसे कम, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम कौन सा है? तो नाइट्रोजन की ज्यादा नहीं हो सकती, नाइट्रोजन की सबसे कम होगी। तो इसमें से ऐसी कौन सी चॉइस है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के सही क्रम को दर्शाती है? और यहां पे ये बोरॉन, एल्यूमिनियम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो यहां पे ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। नाइट्रोजन यहां होना चाहिए, तो कार्बन के ज्यादा बोरॉन से, और बोरॉन के ज्यादा नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की ज्यादा बेरिलियम से। ठीक है ना, नाइट्रोजन इससे देखो, इससे सबसे कम 8वां कोई नहीं है, 8वें के बाद दूसरा ये मिल गया,
बेरिलियम। तो ए का आंसर सी हो जाएगा। तो ए में देखो 2 सी है, मतलब इससे क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। अब हम देखते हैं धन विद्युतीय गुण, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है और आवर्त में जाने पर घटता है। तो यहां पर या तो ग्रुप के दिए होंगे और या फिर किसी आवर्त के दिए होंगे। तो ग्रुप का तो हमें कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा, तो यहां से मिल गया धन विद्युतीय गुण। तो बी का आंसर ए। तो देखो ये मिल गया, लेकिन ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और विद्युत ऋणता का क्वेश्चन करने के लिए हमें विद्युत ऋणता का ये क्रम याद होना चाहिए। इसको याद करते ही ऑलमोस्ट ज्यादातर क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो देखो कोई इसको फॉलो कर रहा है, नाइट्रोजन, कार्बन, और फिर आगे जरूरत ही नहीं है। तो विद्युत ऋणता का क्रम हो जाएगा डी। तो देखो डी भी मिल गया। और अब आ गया धात्विक गुण। धन विद्युतीय गुण और धात्विक गुण ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह 6th क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। हम देखते हैं फिर एक नया क्वेश्चन जो 7वां, और 7वें क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी करके चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या हो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता फिर से लिख देता हूं। तो सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और इसमें अगर डेप्थ का क्वेश्चन करना है तो सबसे ज्यादा ऐसे एलिमेंट की होगी जिसके P5 कॉन्फ़िगरेशन, फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन, मतलब P4 होगा। इसके बाद कौन, सिलिकॉन और कार्बन, मतलब P2। इसके बाद कौन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम का मतलब P3। और इसके बाद में फास्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, P3। और P3 के बाद में H2 जो द्वितीयक वर्ग है, और फिर P6। तो आप देखो और बताओ इसमें से कौन सा क्रम इसको फॉलो कर रहा है। तो तीसरा आंसर बिल्कुल सही फॉलो कर रहा है। हैलोजन की सबसे ज्यादा, फिर सल्फर की। मतलब अगर तुमने ये क्रम याद कर लिया, आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड टीचर में बिना कोई लग झटके सही हो जाएगा और आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, और एक मोटी तनख्वाह अपनी जेब में डाल सकते। हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें क्वेश्चन में कहता है कि इनकी अपचयन क्षमता का, मतलब रिड्यूसिंग पावर का क्या ऑर्डर होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का भी क्वेश्चन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन 11th का भी क्वेश्चन है, और रिड्यूसिंग पावर में और ई नॉट में ये रिलेशन होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अपचयन क्षमता या रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमको याद ऐसे होनी चाहिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अपचयक हो। तो सबसे कम वैल्यू इसमें कौन है, ठीक है ना, सबसे कम वैल्यू है इसकी। तो जो ए है वो सबसे प्रबल अपचयक, उससे कम कौन है, उससे कम है सी। सी का ये नेगेटिव साइन इधर है। तो और फिर उससे थोड़ा ज्यादा कौन है, बी, और सबसे कम कौन है, टी। तो अब ये आंसर कहां दिख रहा है, ये आंसर हमको दिख रहा है सेकंड चॉइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर एग्जामों में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जामों में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, एक लाइन याद करने की जरूरत है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी रिड्यूसिंग पावर कम, अपचयन क्षमता कम और ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। हम देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से लिया हुआ है और वो कह रहा है 0.3 m फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन पता होना चाहिए। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और वैलेंसी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात, जो एसिड में जितने H होते हैं वो उतने ही H देता है। HCl 1 देगा, H3PO4 3 देगा। हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो H3PO2 है उसमें है तो 3 H पर देगा 1, H3PO3 में है तो 3 H पर देगा 2। ये दो ही आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछेगा। इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ये पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन है और इसको कहते हैं फॉस्फोरस अम्ल। तो मतलब यहां पे हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन। दूसरा, नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन भी पता होना चाहिए, 2 क्वेश्चन, 2 कंसेप्ट हो गए। तीसरा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये अपवाद है, नहीं तो हम 3 H देखकर 3 कर देंगे। तो पहले तो कर लेते हैं क्वेश्चन। तो 0.3 तो मोलरता है, 2 H देगा, गुणा किया 0.6 m आ गया, ठीक है ना, m नहीं n। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसका नाम है फास्फोरस अम्ल H3PO3। अगर किसी अम्ल में से एक ऑक्सीजन निकाल दे तो उसके नाम में हाइपो जोड़ देते, तो इस वाले अम्ल का नाम हो जाएगा हाइपो फास्फोरस अम्ल, क्योंकि इसका नाम है फास्फोरस। हम चलते हैं और 10वां क्वेश्चन डन। हम इस सीरीज में रोज 10 क्वेश्चन की एक वीडियो रोज डालें, जिससे हम बनेंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचर। 10वां क्वेश्चन ये है कि कॉपर के मेटलर्जी में बेसमर कन्वर्टर में कौन सी रिएक्शन होती। तो जब हम स्मल्टिंग से कॉपर निकल के आते हैं तो स्मल्टिंग से जो हमें मिलता है वो क्यूप्रस सल्फाइड होता है और थोड़ा सा FeS, जिसको हम कॉपर मैट कहते हैं। जब हम इस कॉपर मैट का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, आंशिक ऑक्सीकरण, तो Cu2O और CO2S और SO2 बन जाते। यहां पर पार्शियल ऑक्सीकरण से मतलब क्या है? इससे मतलब यह है कि अगर ये 9 किलो है तो 9 किलो में से ये 6 किलो में 6 किलो इसमें बदल जाएगा। जब 6 किलो इसमें बदल जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? 3 किलो। अब CO2S, क्योंकि ये 6 किलो बना है या इसके 2 मोल बने हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को अपचयित कर देंगे। कॉपर के धातु कर्म में बाहर से कुछ भी नहीं डाला जाता, कॉपर स्वतः अपचायक का कार्य करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉपर के धातु कर्म में अपचायक पदार्थ कौन होगा? कॉपर के धातु कर्म में कॉपर स्वतः ही अपचायक का कार्य करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे से हम ये सारे क्वेश्चन लाइव क्लास में लेंगे, तो कल से आप लाइव क्लास का नोटिफिकेशन देखते रहें और इन क्वेश्चंस को कर लें। 100% आपको ये सिलेक्शन दे के ही रहेंगे।